गरीब माँ की बेटी को मिला पैसे लुटाने वाला ससुराल। दिन पर दिन मेरी तबीयत खराब ही होती जा रही है। ऐसे असहाय शरीर से मैं कैसे 2 पैसे कमा पाऊंगा, और अगर मैंने 2 पैसे नहीं कमाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। यही चिंता तो मुझे भी सताती रहती है कि ना जाने कैसे घर में मेरी गरीब बेटी की शादी होगी, कहीं उसकी जिंदगी भी मेरी तरह संघर्षनीय ना हो जाए, बेचारी को हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष ना करना पड़े। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता जो जिंदगी हमने जी वो हमारी बेटी को भी जीनी पड़े। चूल्हे के पास बैठी नीलम रोटियां सेकते हुए, मेरी चिंता मत कीजिए माँ पिताजी, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे मेहनत करके पहले आपके लिए कुछ करना है, उसके बाद सोचूंगी शादी की। नीलम एक गरीब परिवार की लड़की थी। पिता की उम्र ज्यादा न होने की वजह से वह अब ठीक तरीके से कामकाज भी नहीं कर पाते थे, इसलिए नीलम की माँ घर में रहकर अपने पति की सेवा करती थी और नीलम अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सड़क पर घूम घूम कर फल बेचा करती थी। तभी एक दिन कड़ी धूप में नीलम बाजार में खड़ी होकर फल बेच रही होती है कि तभी बाजार की भीड़ भड़के में एक औरत धक्का खाकर गिर जाती है और उसके सर पर पत्थर लगने की वजह से गहरी चोट आ जाती है। आसपास के लोग ये सब देखकर बातें बनाने लगते हैं, वहीं कुछ लोग फोन पर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। देखो गाइस, बाजार में कैसे इस औरत के सिर पर चोट लगी है। इस चोट को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे गाइस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अरे ये तो बेहोश हो गई बेचारी, लगता है इसके साथ कोई नहीं है। तभी भीड़ को साइड करते हुए वहां नीलम पहुंचती है। हटिए, दूर हटिए, क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने, दूर हटिए यहाँ से, हवा लगने दीजिए उन्हें। आंटी, आंटी आप ठीक हैं? अरे ये तो बेहोश हो रखी है, इनके मुंह पर पानी की छींटें डालनी होंगी। अब नीलम अपने ठेले से पानी की बोतल लेती है और बेहोश औरत के मुंह पर डालती है, फिर दुपट्टे से उनके जख्म को साफ करती है। इसके बाद बेहोश औरत को होश आता है। आंटी, आंटी अब ठीक हैं आप? हाँ बेटी, अब मैं ठीक हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुझ जैसी भली लड़की का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, भगवान तेरा भला करे। अब वो बेहोश औरत होश में आने के बाद अपने घर पहुंचती है। वहीं नीलम भी शाम को अपने फलों का ठेला लेकर घर जाती है। आ गई मेरी बच्ची, आजा खाना खा ले, तेरा ही इंतजार कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन महेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, जानकी मैं सोच रहा था कि अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारी नजर में कोई सुंदर लड़की हो तो कहो। सुनिए जी, एक दिन आपको याद है मैंने कहा था कि एक लड़की ने भरे बाजार में मेरी मदद की थी। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, क्या हम उस लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते। अगर तुमने कहा है कि तुम्हें वो लड़की पसंद है तो जरूर उसमें कोई ना कोई खास बात होगी, इसलिए अब उस लड़की से हम अपने बेटे की शादी करेंगे। अब ये सारी बात जब अविनाश को पता चलती है तो अविनाश भी अपनी माँ के फैसले में हाँ भर देता है, जिसके बाद जानकी अपने पति के साथ नौकरों को लेकर नीलम के घर पहुंचती है। नौकरों के हाथ में बड़ी सी थाल में नोटों की गड्डी होती है। वहीं दामिनी अपने घर में इतने अमीर लोगों को देखकर घबराई हुई थी। अरे आप लोग कौन हैं? तभी नीलम जानकी को देखकर, अरे आंटी आप, अब आपकी चोट कैसी है? माँ ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था ना, आइए ना आंटी। अब नीलम जानकी और महेंद्र को खाट पर बैठाती है। दामिनी जी, आपकी बेटी की भलाई मेरे दिल को भा चुकी है, बुरा मत मानिएगा ऐसे अचानक आपके घर पर आ गई, पर अब अचानक ही आपसे इतनी बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। पर हम लोग आप लोगों से बहुत गरीब हैं, हमारे और आपके बीच जमीन आसमान का अंतर है, फिर ये रिश्ता कैसे हो सकता है? भाई साहब, जब रिश्तों को संस्कारों से जोड़ा जाता है तो वहाँ पैसों की अहमियत कुछ खास रह नहीं जाती। आप चिंता मत कीजिए, हमें आपकी आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप हम गरीब परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। बस बस बस, अब तो आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। चलिए अब खुशी खुशी इस रिश्ते को पक्का करते हैं। नौकर चलो, अब मेरी प्यारी बहू के ऊपर लाखों लाखों नोटों की गड्डी लुटाओ, क्योंकि मेरी मनपसंद लड़की मेरे घर की बहू बनने वाली है। अब जानकी के कहने पर चारों नौकर अपने अपने थालों से नोटों की लाखों गड्डी नीलम के ऊपर लुटाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब जानकी रिश्ता पक्का करके चली जाती है, तभी पड़ोस की बसंती दामिनी को रोक कर कहती है,
क्या बात है दामिनी, तेरी बेटी की शादी तो बहुत रईस परिवार में हो रही है। जहाँ तक मुझे पता है वह अमीर लोग अपनी छोटी से छोटी खुशी में लाखों लाखों नोटों की गड्डी हवा में यूं ही उड़ा देते। अब तो तेरी बेटी भी पैसे वाले परिवार में राज करेगी, राज। हाँ बसंती, बस अब किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की खुशियों में। अब कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से दामिनी की शादी हो रही होती है, जहाँ दामिनी के मंडप पर भी उसके ससुराल वाले करोड़ नोटों की गड्डी यूं ही लुटा रहे होते हैं। देख रही हो बिंदु, नेहा के ससुराल वाले मंडप पर कितने लाखों करोड़ों नोटों की गड्डी यूं ही लुटा रहे हैं अपनी बहू पर। अरे इतने पैसे तो नीलम की गरीब माँ ने कभी एक साथ नहीं देखे होंगे जितने पैसे उसकी बेटी के अमीर ससुराल वालों ने एक झटके में लुटा दिया हवा में। सच कहूं सरला, तो अब इस गरीब माँ की बेटी को मिल चुका है पैसे लुटाने वाला ससुराल, और अब यहाँ इस गरीब माँ की बेटी पैसों में राज करेगी। अब नीलम पूरे विधि विधान के साथ बड़ी सी कार में बैठकर अपने ससुराल पहुंचती है, जहाँ कार से उतरते ही सभी नौकर नीलम और अविनाश के ऊपर पैसों को लुटाने लगते हैं। और पैसे लुटाओ, जितने पैसे रखे हुए थाली में वो सब लुटा दो। मेरी भाभी आई है, भाभी लाओ इधर दो, मुझे भी पैसे दो, मैं भी अपनी भाभी के ऊपर पैसे लुटाऊंगी। हे भगवान, अभी तो मैं घर के अंदर भी नहीं आई हूँ और मेरे ससुराल वाले इतना पैसा लुटा रहे हैं मुझ पर। जब घर के अंदर जाऊंगी तब क्या करेंगे मेरे ससुराल वाले? कहाँ खो गई नीलम? चलो घर के अंदर चलो। अब नीलम घर के अंदर आती है, जहां जानकी आरती की थाली में लाखों नोटों की गड्डी रखी हुई होती है। वहीं घर के चौखट को फूलों की जगह नोटों की गड्डी से सजाया हुआ होता है और चावल का कलश भी नोटों से ही सजा हुआ होता है। आओ बहू रानी, अपने दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आओ। अच्छा रुको बहू, एक बार मैं ये पैसे तुम्हारे सर से वार कर लुटा दूं, इससे तुम्हारी बुरी नजर उतर जाएगी। अब जानकी बहू के सर से नोटों को घुमाकर हवा में उड़ा देती है। हे भगवान, ये एक नोट कमाने के लिए मैं कड़ी धूप में कितनी मेहनत करती थी, और आज भगवान ने मुझे इतना पैसे वाला ससुराल दे दिया है जहां बात बात पर मेरे ससुराल वाले मुझ पर पैसे ही लुटाते रहते हैं। जाइए भाभी, अब आप आराम कर लीजिए। अब नीलम अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है, जहां नॉर्मल बेडशीट की जगह पैसों की बेडशीट बिछी हुई होती है। बाप रे, कहाँ मैं साधारण सी चटाई पर सोने वाली, और यहाँ मेरे ससुराल में तो पैसों की बेडशीट बिछी हुई है। अब नीलम अपने पैसे से बिछी चादर पर आराम करती है और अगले दिन सुबह नीलम अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। इसके बाद एक बार फिर सभी लोग अपने पर्स से पैसे निकाल निकाल कर नीलम के हाथ में थमाने लगते हैं। बहू, तुम्हारे हाथ का पकवान बहुत स्वादिष्ट था। ये लो अपनी पहली रसोई का नेक, पूरे 5 लाख रुपए। नीलम, मेरी तरफ से ये डायमंड का हार और 10 लाख रुपए कैश। अब इसी तरह एक बार फिर नीलम के ससुराल वाले कई तरह के महंगे तोहफे और पैसे देकर नीलम के ऊपर पैसे लुटाने लगते हैं। फिर अगले दिन नीलम की मुंह दिखाई की रस्म होती है और जानकी के कई रईस रिश्तेदार नीलम को देखने आते हैं और सभी रिश्तेदार नीलम को नोटों की गड्डी से नवाजने लगते हैं। जानकी, तेरी बहू बहुत खूबसूरत है, मैं तो जितने नोटों की गड्डी लुटाऊं उतनी कम है। शुक्रिया उर्मिला। वहीं दूसरी तरफ राधा और अंतिमा पैसे उड़ाने वाले गन को चलाती हुई। ये हमारी भाभी सबको बहुत पसंद आई हैं और आएंगी भी कैसे नहीं, आखिर इतनी खूबसूरत जो है हमारी भाभी। ईस्ट और वेस्ट मेरे भैया भाभी सबसे बेस्ट। हे भगवान, मेरे पैसे वाले ससुराल को किसी की नजर ना लगे। ये लोग कितना पैसा लुटा रहे मुझ पर, घड़ी घड़ी बात बात पर सिर्फ पैसा ही लुटाते हैं। अब इसी तरह नीलम अपने ससुराल में खुशहाली भरी जिंदगी गुजार रही होती। तभी एक दिन वह अपनी गरीब माँ को याद करते हुए, एक समय था जब मेरी गरीब माँ को मेरी शादी की चिंता खाई जाती थी, पर सच कहूँ तो अब मुझे मेरी गरीब माँ की चिंता हो रही है। ना जाने वो कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही होंगी। नीलम ऐसा बोल ही रही होती कि तभी कमरे में आता है अविनाश। नीलम की सारी बातें सुनकर उसके पास आता है और उसे गले से लगाकर कहता है, नीलम, तुम्हें अकेले अपनी गरीब माँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। जैसे तुमने मेरी माँ की बिना कुछ सोचे समझे मदद की थी, वैसे ही अब मेरी बारी है। अब इसी तरह अविनाश अपने बीमार ससुर का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है, साथ ही अपनी सास ससुर को एक सुंदर सा घर खरीद कर देता है। दामाद जी, आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप मेरी धर्मपत्नी की माँ हैं, तो मेरी भी माँ हुई ना। आपके बुरे वक्त पर एक बेटा बनकर आपकी मदद करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है माँ जी। वाह बेटा, क्या विचार है तुम्हारे। भगवान तुम्हारे जैसा दामाद हर माता पिता को दे।
अब अविनाश अपनी पत्नी के माता पिता की मदद करने के बाद अपने घर आता है। शुक्रिया अविनाश जी, जो आपने मेरे गरीब माता पिता की इतनी बड़ी मदद करी। मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ जो मैं आपकी पत्नी बनी। लव यू अविनाश जी। लव यू फॉर एवर माई वाइफ। गर्मी में 5 बहुओं का जॉइंट फैमिली ससुराल। शादी वाले घर में रिश्तेदार रायते की तरह फैले हुए, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। कमरे के कोने में कमला पसंद थुका पड़ा था। हे भगवान जी, कमरे में इतना कूड़ा कबाड़ा मचा पड़ा है, इन चारों बहू का आता पता नहीं है। बड़बड़ाते हुए गोदावरी देवी दूसरे कमरे में आती है जहां सरिता सोहन से झगड़ रही थी। देखिए जी, अगर तुमने मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदी तो मैं देवर जी की शादी में नहीं जाऊंगी। सरिता, थोड़ा तो समझो, शादी वाला घर है, रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, उनके नाश्ते पानी खाने पीने का खर्चा पहले देखना है। तुम्हारे पास जो पुरानी साड़ी है वो पहन लो। देखो जी, तुम मुझे बढ़िया सी साड़ी दिलाओ तभी मैं देवर जी की बारात में चलूंगी, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। हाँ तो चली जाना तू मायके कविता बहू, किसने रोका है? तुम बहू का यही धंधा पानी मुझे खराब लगता है। ये शादी वाले घर में बतेरे काम पड़े, ये नहीं कि काम निपटा लो, मर्दों से झगड़ रही हो। गोदावरी के झड़पने पर सरिता कविता मुंह फुलाकर सफाई करने में भिड़ जाती हैं। कांता बुआ जी, चाचा जी, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठ जाइए, झाड़ू मारना है। अरे कितनी तीखी मिर्ची की तरह धूप हुई है, मुझे लू नहीं खानी, अगल बगल से मार ले झाड़ू। भड़कते हुए सरिता भुनभुनाने लगती है। ये बुआ जी तो गधे से भी ज्यादा आलसी है, जरा सा खिसकने में वजन घट रहा है। जेठानी जी, मैं तो इस जॉइंट फैमिली वाले ससुराल की शादी में रुककर बड़ा पछता रही हूँ। इससे तो अच्छा मैं मायके चली जाती। एक तो रहने के लिए केवल 2 कमरे हैं और इतनी तगड़ी गर्मी का मौसम, मुझे तो हमारी आने वाली देवरानी के लिए ज्यादा चिंता हो रही है। छोटी बहू, मंजली बहू, अभी तक तुमसे लड्डू मिठाई नहीं बना? माँ जी, बेसन की बूंदी बन गई है, चाशनी में भिगोकर लड्डू बांधने हैं। तौबा तौबा बहुओं, तुमने सारा टाइम तो लड्डू बनाने में ही खपा दिया। सारे रिश्तेदारों को भूख भी लगी है, उनके लिए खाना पीना कब बनाओगी? जॉइंट फैमिली वाले ससुराल के लिए खाना बनाने की फरमाइश सुनकर गर्मी से परेशान गुंजन भड़क जाती है। माँ जी, बुआ जी और उनकी बहुएं भी तो मिलजुल कर खाना बना सकती थी, वो क्या झक मार रहे हैं? यहाँ तो आपको हलवाई लगाना चाहिए था। बहू, घर आए मेहमानों से खाना बनाने में अच्छा थोड़ी लगता है। आज शादी खत्म हो जाएगी, कल तो चले ही जाएंगे सब। मैं तो कहती हूँ कल छोड़कर आज चले जाएं, घर तो खाली होगा। गोदावरी देवी और गया प्रसाद के कुल 5 बेटे थे, जिनमें से 4 बेटे बहू, उनके 2-2, 3-3 बच्चे के बीच में 25-25 के 2 कमरे निकले हुए थे, जिसमें गुजारा कर पाने में बड़ा मुश्किल होता था। खास करके गर्मी के मौसम में तो दोनों कमरों में आग बरसती थी। क्या आने वाली 5वीं बहू अंजू अपनी जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी? धूमधाम से अंजू प्रदीप की शादी तो होती है और वो ससुराल में आती है, जहाँ चारों बहू के बच्चे खुशी से छोटी चाची आ गई, छोटी चाची आ गई। ओए राजू के बच्चे छोड़ मेरी चाची को, ये मेरी चाची है। नहीं नहीं, मेरी चाची है खुशी दीदी, मैं चाची के साथ में जाऊंगा। आया बड़ा चिंटू चाची के साथ इसलिए सोएगा ना ताकि कोई कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा सके। एक चाटे में गाल लाल कर दूंगी। भगवान जी, एक तो गर्मी से मेरा कचुम्बर निकल पड़ा है और ये कच्चे बच्चे मुझसे फेविकोल की तरह चिपके पड़े हैं। लगता है प्रदीप की लुगाई को गर्मी लग रही है। तुम चारों खजूर के पेड़ की तरह खड़ी क्या हो? अपने अपने बच्चे समेट लो। जी चाची जी, राजू, खुशी चाची को गर्मी लग रही है, आराम करने दो। तभी अंजू के दहेज में आया कूलर देखकर कांता लालच से कहती है, देखो तो छोटी बहू दहेज में फर्स्ट क्लास का कूलर लाई है। प्रदीप, जरा हमको भी ठंडी ठंडी हवा तो खिला दे। जी बुआ जी, अभी चालू करता हूँ। प्रदीप जैसे ही कूलर चालू करता, सारे बच्चे कूलर के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। अरे वाह, यह कूलर में से कितनी ठंडी ठंडी कूल कूल हवा फेंक रहा है। मुझे तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। सचमुच गोदावरी जी, कूलर तो बड़े काम की चीज है। कितना चैन मिल रहा है ठंडी हवा खाकर। हाँ जी, थोड़ी देर पहले तक घर में कितनी घमस मची हुई थी। गर्मी सब कुल्लू मनाली जितना ठंडा पंखा छा गए। नहीं बहू, तुझको भी हवा लग रही है ना? जी माँ जी, कद्दू हवा लग रही है। पूरी की पूरी फैमिली तो कूलर के आगे जम गई है। नई दुल्हन होने के चलते अंजू शर्म से कुछ नहीं कह पाती। देखते देखते रात हो जाती है। रिश्तेदार और परिवार धक्का मुक्की में 2 कमरे में आ पाते हैं। अगली सुबह झपकी लेते हुए वो चाय बना रही थी। देवरानी जी, चाय बन जाए तो चूल्हे पर तवा चढ़ा देना, मैंने आटा गूंथ दिया, रोटी बना देना। बड़े से परात भरकर आटा गूथा देखकर अंजू हक्की बक्की हो जाती है। फुलवा भाभी, हमारी फैमिली के हिसाब से आपने आटा ज्यादा नहीं गूंथ दिया? मतलब इतनी गर्मी के मौसम में इतनी रोटी कौन खाएगा? देवरानी जी,
अभी तुम नई नवेली हो ना, इसीलिए तुम्हें आटा ज्यादा लग रहा है। जब तुम सबका खुराक देखोगी तो पता चलेगा। सभी लोग नाश्ता पानी करेंगे, फिर रिश्तेदारों के लिए ट्रेन की आलू पूरी भी बनानी होगी। भीषण गर्मी में इतनी रोटी बनाकर अंजू के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, कहाँ से गांव में जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में फंस गई। ऊपर से 4 जेठानी में से किसी को समझदारी नहीं कि कोई आकर रोटी बेल दे। रोटी सब्जी बनाकर अंजू पति और जेठ का टिफिन तैयार करके पकड़ती है। कविता, आज मेरे सारे कपड़े धुलाई कर देना। एक जोड़ी धुले का पहनने को कपड़े भी नहीं है। ठीक है, धुल दूंगी, अब जाओ। बेचारी पांचों बहू चिलचिलाती गर्मी में मिलजुल कर रिश्तेदारों के लिए ट्रेन का खाना तैयार कर देती हैं और सफाई करके जैसे ही बैठती हैं तो बिजली कट जाती है। बेड़ा गर्क हो बिजली वालों का। दोपहर में ही थोड़ा आराम करने का वक्त मिलता है और तभी लाइट काट देते हैं। आज तो कमरा ईंट भट्टी जितना तप रहा है। चलो नदी पर चलते हैं, नहा भी लेंगे और कपड़े भी धो लेंगे। गंदे कपड़ों की पोटली लेके पांचों जने जैसे ही जाने लगती तो सास टोकती है। अरे बहुओं, कितनी बार कहा है घर से बाहर जाते टाइम घूंघट कर लिया करो। अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे। यहाँ गर्मी के मारे दम घुट रहा है और इनको घूंघट की पड़ी है। खिचखिच करते हुए अंजू चारों जेठानियों के साथ घूंघट कर लेती है। कुछ देर में चारों नदी पर आकर नहाना धोना करती हैं। गोलू, खुशी, नंदू, लो अच्छे से नहाओ। लो चाची, आप भी नहाओ। अंजू, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह चपाक चपाक कर नहा रही हो। जेठानी जी, मेरा पीहर तो गंगा नदी के किनारे ही बना था। वहां तो सुबह शाम इतनी ताजी ताजी शुद्ध हवा बहती थी और खुली नदी में नहाना, खुला आंगन। मगर ससुराल में 2 कमरे होने के बावजूद भी कितनी हौच पौच है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? ये सुनते ही चारों दिल उदास कर लेती हैं। दिक्कत तो होती है, मगर हम चारों के पास कोई चारा भी तो नहीं है। जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में शादी की है तो झेलना पड़ेगा। हमारे पतियों की जितनी आमदनी हो खाने में खर्चा हो जाता है। कुछ बचत नहीं कि एक आध कूलर खरीद कर ले आए या कमरे बनवा लें। नहा धोकर पांचों घर लौटते हैं, जहां तपती मकान में उन्हें फिर से गर्मी सताने लगती है। इसी तरह सिलसिला जारी था। कभी बिजली कटने के चलते उन्हें रात भर खुले आंगन में मच्छर के बीच सोना पड़ता, जिससे सारे बच्चों को गर्मी से घमौरी फुंसी निकल जाती है। और वहीं बुजुर्ग सास ससुर की गर्मी से बीपी बढ़ जाती है, जिस पर बहू अपने पतियों से सलाह मशवरा करती हैं। प्रदीप जी, हम पांचों बहुएं सोच रही थी कि घर के कामकाज निपटाने के बाद हम कुछ काम कर लें। क्यों? हम पांचों का कमाना काफी नहीं है क्या, जो तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत है? लोग क्या सोचेंगे? बस आप जैसे जॉइंट फैमिली वाले मिडिल क्लास लोगों की यही सोच खराब है। अरे दुनिया क्या हमें खाने को दे रही है? सोचिए जरा, कमाने वाला एक बैठ कर खाने वाले 10 लोग, तो घर की हालत आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली होती है। अगर हम भी 2 पैसे कमा लेंगे तो गृहस्थी का खर्चा आराम से निकलेगा। और गर्मी में कब तक 2 कमरों में हम गुजारा करेंगे? आखिर में प्रदीप को अंजू की बात पल्ले पड़ती है और अब पांचों भाई उन्हें नौकरी करने की इजाजत देते हैं, जिससे पांचों गर्मी में घर के आगे छाछ शिकंजी बेचने लगती हैं। कुछ बहुएं घास की चटाई कालीन बीन कर बेचती हैं। उनका ये व्यवसाय अच्छा चल जाता है और थोड़े दिनों में दोनों कमरों में कूलर फ्रिज खरीदवा कर लगवा देती हैं, जिससे गर्मी का मौसम खुशी खुशी गुजर बसर होता है।